हमारा नया टॉपिक है फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम मतलब क्या है? हमारे पास अगर सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम है, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का मतलब जिसमें टॉप में प्योर कंक्रीट और बॉटम में स्टील, इस किस्म बीम का हम टेंसाइल स्ट्रेंथ या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इस तरह निकालेंगे। तो जो स्टार्ट करते हैं, हमारे पास तो सिंगल रिइंफोर्स्ड का मतलब हमारे पास वो बीम जिसमें टॉप में प्योर कंक्रीट और बॉटम में हमारे पास टेंशन के लिए स्टील यूज होंगे, उसको हम सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम कह सकते हैं। इस किस्म की बीम की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ हम किस तरह निकालेंगे या टेंसाइल स्ट्रेंथ किस तरह निकालेंगे, इसके ऊपर थोड़ा करते हैं। लास्ट टाइम हमने ये ड्राइव किया था कि अगर हमारे पास ये एक बीम का क्रॉस सेक्शन है जो कि सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम का होगा, और इसके लिए हम करेंगे सपोज ये हमारे साथ न्यूट्रल एक्सिस, this is top of the beam, this is bottom of the beam, and there this line showing where the reinforcement has been placed. ये हमारे पास D और ये हमारे पास H, ये टोटल डेप्थ है, ये इफेक्टिव डेप्थ है। इफेक्टिव डेप्थ हमेशा के लिए बॉटम स्टील के मिड पॉइंट से होगा, और टोटल डेप्थ हमारे पास टॉप टू बॉटम होगा। दिस इज अ सिंगल रिइंफोर्स्ड बीम क्रॉस सेक्शन। इसके लिए हमने पढ़ा था कि टोटल कंप्रेसिव फोर्स और टेंशन फोर्स कितना आएगा। इसके लिए हमने लास्ट टाइम वो डायग्राम ड्रा किया था क्लासरूम में। सपोज ये हमारे साथ कंप्रेशन ब्लॉक है टॉप पे, और इसका टोटल डेप्थ हमने निकाला था ए, और ए बराबर है बीटा 1 सी, बीटा 1 सी। और सी क्या था जनाब? सी हमारे पास ये टोटल डेप्थ है, सी और सी बी, आप सी बी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये कंप्रेशन ब्लॉक का टोटल डेप्थ कितना था? ए इज इक्वल टू बीटा 1 सी बी डेप्थ फ्रॉम टॉप टू न्यूट्रल एक्सिस, और ए जो है ना ये कंप्रेशन ब्लॉक डेप्थ। इस कंप्रेशन ब्लॉक पे टोटल कितना फोर्स आएगा? वो सी फोर्स होगा, और वो कहाँ पर एक्ट करेगा? वो इसकी सेंटर पे एक्ट करेगा, इस ब्लॉक की सेंटर पे एक्ट करेगा सी। ये डिस्टेंस कितना होगा?
क्योंकि ये टोटल जो है ना ये ए है, तो ये होगा ए डिवाइड बाई 2। इस तरह टेंशन फोर्स आएगा वो इसी यहाँ पे आएगा, और ये जो मोमेंट आर्म बनता है ये ये हमने कहा था कि बराबर होगा डी माइनस ए बाई 2। जो टोटल ये डी है हमारे पास, इससे आप ए माइनस डिवाइड बाई 2 माइनस करें तो ये मोमेंट आर्म होगा। किसी भी फ्रैक्चर मेंबर में कंप्रेशन फोर्स टॉप पे आएगा और टेंशन फोर्स बॉटम पे आएगा। फ्रॉम इक्विलिब्रियम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, equilibrium of horizontal forces, total compression force must be equal to tension force, और compression force हमने पढ़ा था कि 0.85 c dash, this is stress divided by b into a multiply by b into a is equal to tension force कितना होगा as into fy। इससे हम अगर आप ए फाइंड करना चाहते हैं तो कंप्रेशन ब्लॉक डेप्थ है, ये बराबर होगा एस इंटू एफ वाई डिवाइड बाई 0.85 सी डैश इंटू पी। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आपको ये अपने साथ याद करना पड़ेगा। इसको चलो हम इक्वेशन 1 कहते हैं। अगर हम जो राइट साइड है इसको डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो फिर ये इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा, एस एफ वाई डिवाइड बाई 0.85 सी डैश इंटू बी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई डी। तो इससे क्या बनेगा एस एफ वाई डी डिवाइड बाई 0.85 एफ सी डैश डी इंटू डी, ये आएगा। इसको आप चलो इक्वेशन नंबर 2 करें। तीसरा हम टेकिंग मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ब्लॉक। ये हमारे पास जो कंप्रेशन ब्लॉक है ये यहाँ, अगर हम इसी पॉइंट पे मोमेंट ले लें फॉर दिस टी फोर्स तो ये कितना होगा, टेकिंग मोमेंट एट सेंटर ऑफ कंप्रेशन ब्लॉक। ये टोटल मोमेंट बराबर होगा एम एन टी इंटू एल ए। एल ए का मतलब ये टोटल डिस्टेंस डी माइनस ए बाई 2, जो कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं, टी मल्टीप्लाई बाई डी माइनस ए बाई 2। इसको आप इक्वेशन 3 करें। इसको थोड़ा अगर हम इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट करें तो इससे क्या बनेगा, या सबसे पहले इक्वेशन 3 को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। एम एन इज इक्वल टू टी एन टू, इससे डी को बाहर निकालते हैं टी एन टू डी, और यहाँ पर अंदर क्या होगा जनाब 1 माइनस ए डिवाइड बाई 2d। इस तरह होगा अगर हम इसको डी इससे बाहर करें, और टी हमारे पास बराबर है एस इंटू एफ वाई, डी यहाँ पे आ गया और ये 1 माइनस ए बाई 2d। बस यहाँ पर हमने डी को बाहर निकाला, जब डी बाहर निकालेंगे तो फिर इस तरह आएगी।
अब यहाँ पर यहाँ एक ही जगह पर हम इक्वेशन 2 पुट करते हैं तो हमारे पास एम एन बनेगा ए एस इंटू एफ वाई इंटू डी 1 माइनस 1/2 डी, और एक ही जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे ए एस एफ वाई इंटू डी डिवाइड बाई 0.85 एफ सी डैश इंटू डी डी। यह गया। इसको अगर यहाँ पर भी एस एफ वाई इंटू डी, यहाँ पर भी एफ वाई इंटू डी, तो इससे ये कॉमन ले तो यहाँ पर क्या आएगा ए एस इंटू एफ वाई इंटू डी, और फिर यहाँ आएगा 1 माइनस 0.59। आप इसको सॉल्व करें और आपके पास आएगा रो इंटू एफ वाई डिवाइड बाई एफ सी डैश। यहाँ पर मैंने ये रो की टर्मिनोलॉजी एंटर की, तो ये रो असल में आपको पता है कि रो हमेशा बराबर होगा रो ए एस इंटू डिवाइड बाई डी डी, इसके बराबर होता है, और इसका मतलब है कि एस बराबर होगा रो इंटू डी डी। ये हमेशा से हमारे पास एस का भी है। इस इक्वेशन को फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एम एन इक्वल टू रो एफ वाई बी डी स्क्वायर एन टू 1 माइनस 0.59 एफ वाई एफ सी डैश। यहाँ पर जो हमारे पास रो आई थी, रो की जगह आप एस की वैल्यू पुट करें तो इस तरह हमारे पास इस तरह आएगी, या आप ये करें कि इससे रो बाहर करिए यहाँ से, तो ये इससे ये क्वेश्चन बनेगा। और फिर हमें पता है कि एम यू बराबर होता है पाई एम एन की, एम यू बराबर होता है पाई एम एन की। तो हम इस अबाव इक्वेशन को अगर एम यू के फॉर्म में लिखना चाहे तो ये बराबर होगा पाई एम एन, और यहाँ पर पाई रो एफ वाई बी डी स्क्वायर 1 माइनस 0.59 एफ वाई बाई एफ सी डैश। इस तरह भी हम लिख सकते हैं। इसमें जनाब हमारे पास यहाँ पर ये जो एम एन है, ये नॉमिनल मोमेंट या फैक्टर जो डिज़ाइन फ्लैगुलर स्ट्रेंथ आप इसको कह सकते हैं, या इस फार्मूले में सबसे पहले ये फार्मूला हमें क्या शो करता है, एम यू बराबर है पाई एम एन की, और ये बराबर है
पाई रो एफ वाई डी डी स्क्वायर 1-0.9 एफ वाई बाई एफ सी डैश। इस फार्मूले में हमारे पास जो एम यू है, एम यू का मतलब वेक्टर मोमेंट, वेक्टर मोमेंट का मतलब है कि जो वेक्टर लोड के हिसाब से आता है वेक्टर मोमेंट, आर रिक्वायर्ड प्लगुलर स्ट्रेंथ, इसका दूसरा नाम रिक्वायर्ड प्लगुलर स्ट्रेंथ, रिक्वायर्ड प्लगुलर स्ट्रेंथ और डिमांड, इसको हमने डिमांड भी कहा था। एम यू कहाँ से आती है? एम यू आपके साथ डब्ल्यू यू से आएगा। डब्ल्यू यू क्या है? फैक्टर लोड है। फैक्टर लोड के बेस पे आपके पास जो मोमेंट आएगा इसको आप फैक्टर मोमेंट कह सकते हैं और रिक्वायर्ड प्लगुलर स्ट्रेंथ कह सकते हैं। और इसको आप डिमांड मोमेंट भी कह सकते हैं। आप इसको रिक्वायर्ड प्लगुलर स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं। पाई एम एन क्या है? पाई एम एन, पाई एम एन जो है ना ये बराबर होता है एम डी के डिज़ाइन मोमेंट की, और इसको आप डिज़ाइन प्लगुलर स्ट्रेंथ, डिज़ाइन प्लगुलर स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, जो कि कैपेसिटी के बराबर होता है। ऊपर वाला एम यू ये डिमांड, नीचे वाला पाई एम एन ये कैपेसिटी, जो कि एम डी डिज़ाइन मोमेंट के बराबर होगा। और हमने ये भी कहा था कि पाई एम एन शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन एम यू। ये अपने साथ बिल्कुल साथ टाइम याद रखनी चाहिए कि पाई एम एन जो कि डिज़ाइन प्लगुलर स्ट्रेंथ और आप इसको कैपेसिटी कह सकते हैं, ऊपर वाले को आप डिमांड कह सकते हैं। तो कैपेसिटी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन डिमांड। बाकी यहाँ पर जो पाई है ये स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर है, और जो कि स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर हमारे पास 0.9 होगा पर एप्सिलॉन टी टू 0.005, एप्सिलॉन टी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.005। पिछले टॉपिक में हमने एप्सिलॉन टी के बारे में कहा कि टेंशन कंट्रोल मेंबर के लिए अगर हमारे कौन टेंशन कंट्रोल मेंबर कौन सा होगा, इस बार सी आई के हिसाब से हमारे साथ एप्सिलॉन टी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.005। अगर हमारे साथ एप्सिलॉन टी और जो हमारे स्ट्रेन आएगी टेंशन मेंबर में अगर 0.005 या इससे ज़्यादा है, तो इसके लिए हम स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 0.9 लेंगे। तो किसी भी अगर आपके हमारे पास कोई बीम ऑलरेडी गिवन है, डिज़ाइन है प्रॉपरली, सिंगल इम्पोज बीम है, तो हम इसकी कैपेसिटी किस तरह निकालेंगे? हमें क्या पता चलेगा कि इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो हम कैपेसिटी के लिए यही इक्वेशन यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन में क्या है? एफ वाई मीन जो स्टील में है इसकी यील्डिंग स्ट्रेंथ कितनी है, एफ सी डैश इसमें कंक्रीट है, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, बाकी डेप्थ और वेड्थ ये भी गिवन होगा, एफ वाई ऑलरेडी हो गया, और ये रो हमारे साथ इसका रिइंफोर्समेंट रेशो, जो कि ये गिवन होनी चाहिए कि बैलेंस कंडीशन के लिए होगा या तो जितना स्टील होगा, क्योंकि हम कैपेसिटी निकालते हैं, कैपेसिटी के लिए हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन में एरिया एएस भी होनी चाहिए और बी डी, इन दोनों से हम ये रो निकाल सकते हैं। इस तरह फाइव अगर टेंशन का टोन नंबर है तो 0.9। हम इसी फार्मूले की हेल्प से इस तरह किसी भी बीम की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। अगर हमारी क्लासरूम में या आपके घर में या जिधर भी अगर आप देख सकते हैं आपके पास
कोई बीम है, अगर सपोज ये बीम सिंपली रीइंफोर्स बीम है, तो ये फार्मूला यूज़ करके आप इसकी कैपेसिटी निकाल सकते हैं इन टर्म ऑफ मोमेंट। बस ये परमिशन पुट करें इस बीम की और आप इसकी निकालें कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो इस फार्मूले से हम किसी भी ऑलरेडी गिवन स्ट्रक्चर की कैपेसिटी निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ये तो एग्जिस्टिंग हो गया, अगर किसी एग्जिस्टिंग बीम की आप कैपेसिटी निकालना चाहे तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप कोई नया बीम डिज़ाइन करना चाहे तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ये फार्मूले अपने साथ याद रखे। A इज इक्वल टू ASFY डिवाइड बाई 0.8 बाई FC डैश इंटू B। ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा AS इज इक्वल टू AS is equal to MN divided by FY into D minus A by 2, जो कि बराबर होगा, हमें पता है कि MU बराबर होता है पाई MN की, या पाई MN शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन MU। तो सपोज अगर हम इक्वल लेंगे तो फिर ये MN किस चीज़ के बराबर होगा, ये बराबर होगा MU डिवाइड बाई 5 मीन। अगर आप MN कैलकुलेट करना चाहे तो ये MU बाई 5, तो MU बाई 5 इंटू FY D माइनस A बाई 2। इन दोनों फार्मूले की हेल्प से, इसको आप इक्वेशन 2 कहें, इन दोनों फार्मूले से आप एक नया बीम आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ये दोनों फार्मूले अपने साथ याद रखिए, इससे आप बीम खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। और ये दोनों फार्मूले हम ट्रायल एंड एरर बेस पे हम इसका यूज़ करेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड हम क्या करेंगे, हमारा प्रोसीजर क्या होगा, अगर हम कोई नया बीम डिज़ाइन करना चाहे तो सबसे पहले हमने ए एज्यूम करना होगा। सबसे पहले आप ये प्रोसीजर फॉर डिजाइनिंग सिंपली रिइंफोर्स्ड बीम, प्रोसीजर फॉर डिजाइनिंग सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम। इसके हमारे क्या प्रोसीजर होगा, सबसे पहले आप एज्यूम करेंगे स्टेप नंबर फर्स्ट, एज्यूम करेंगे ए और एक इस तरह 0.25H 0.25H मीन टोटल डेप्थ का 25% निकाले तो ये ए के बराबर होगा। ये अब सबसे पहले आप एज्यूम करेंगे। इसके बाद आप AS निकालेंगे जो कि बराबर है AS MU डिवाइड बाई 5FY D माइनस A बाई 2। ठीक है ना। अगर आप मिसाल के तौर पर अगर आप कोई बीम डिज़ाइन करना चाहें तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम ड्रॉ करेंगे, एज्यूम करेंगे ना। क्रॉस सेक्शन एरिया में हमारे पास टोटल डेप्थ होगा, टोटल H और इस तरह
ये इफेक्टिव डेप्थ, टोटल डेप्थ, ये विड्थ। ठीक है, आप साथ ये भी एज्यूम करेंगे कि एफ सी डैश कितना है, एफ वाई कितनी है, मतलब स्टील की स्ट्रेंथ कितनी है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी है, इन सारी चीज़ों को एज्यूम करें। सबसे सबसे पहले तो ये गिवन होगा ना कि अब मिसाल क्वेश्चन इस तरह होगा कि हमें एक बीम डिज़ाइन करनी है जिसके डायमेंशन ये है, हमारे पास कंक्रीट ये है, स्टील ये है, तो हमारे लिए इस बीम की डिज़ाइन चाहिए। तो जब आप डिज़ाइन करेंगे सबसे पहला स्टेप आप क्या लेंगे, आप ए निकालेंगे। जब ए आप निकाले तो इसके बाद आप ए एस निकालें। ए एस में इधर यहाँ पर से ए यहाँ पे आएगा, डी जी गिवन परमिशन से होगा, एम यू भी गिवन से होगा। अगर आपको पूरा बीम दिया है तो आप एम यू निकालेंगे खुद, डेड लाइव लोड को फैक्टर करके आप फैक्टर मोमेंट निकालेंगे, या तो गिवन होगा फैक्टर मोमेंट या आप खुद ही निकालेंगे। तो इसके अलावा एफ वाई जो कि स्टील की यील्डिंग स्ट्रेंथ, फाई जो कि ये जो फाई हम यूज़ करेंगे फाई, इसकी नॉर्मल वैल्यू 0.9 है फॉर टेंशन कंट्रोल मेंबर, लेकिन आप इससे भी अंदाज़ा लगाएंगे अगर इससे देश आपके पास 4000 पेज या इससे कम है तो फिर आप सॉरी आप स्टार्ट, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है तो फर्स्ट स्टेप में अगर टेंशन कंट्रोल नंबर है तो आप 0.9 यूज़ करेंगे। बाद में इसको हम देखेंगे कि इस स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर को हम 0.9 ले लिया, इससे कम ले लिया। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एन एज्यूम करें, निकाले, फिर एस निकाले, अगेन सेकंड स्टेप, फिर दोबारा ए निकाले, लेकिन दिस टाइम आप ए को इस फार्मूला से निकालेंगे, एस एफ वाई जो एक्चुअल फार्मूला है। पहले तो आपने एज्यूम किया था, फिर आपने एस निकाला है, अब इस ए एस को यहाँ पर पुट करें, एफ वाई पुट करें, डिवाइड बाई 0.85 एफ सी डैश टू बी, और इससे ए निकालें। दोबारा आप ए एस निकालें, ए एस का दोबारा सेम फार्मूला यूज़ करें, एम यू डिवाइड बाई एफ वाई डी माइनस ए बाई टू, दोबारा इसमें अब एस निकालें। अब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे। जब इन दोनों ए एस की प्रीवियस एरिया ऑफ स्टील और नेक्स्ट स्टेप की एरिया ऑफ स्टील, इनमें डिफरेंस या तो ज़ीरो आएगा या बहुत मिनिमम होगा, तभी आप इन ट्रायल्स को स्टॉप करेंगे, अदरवाइज इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। मतलब कि स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे, स्टेप नंबर 3 में आप दोबारा ए फाइंड करेंगे, फिर ए एस निकालेंगे, फिर दोबारा यहाँ पर आप ए एस को प्रीवियस स्टेप से कंपेयर करें। अगर आपका ए एस में चेंज मतलब चेंज आती है तो आपने फर्दर इसको कंटिन्यू रखनी है, नहीं तो फिर आपने स्टॉप करनी है। इस तरह आप स्टेप नंबर 4 में जाएंगे, दोबारा ए, फिर ए एस। तो जिधर आपके साथ इन ए एस की वैल्यूज़ में, ए एस की वैल्यू में या ए की वैल्यू में मतलब इसमें चेंज ज़ीरो और निग्लिजिबल आना शुरू हो जाए, तभी आप इन ट्रायल को स्टॉप करेंगे। और जो आपके पास फाइनल एरिया ऑफ स्टील है, ये आपके साथ डिज़ाइन, इस क्रॉस सेक्शन और इन स्टील और इस कंक्रीट के लिए आपके पास ये डिज़ाइन स्टील है। तो ये हमारे पास प्रोसीजर भी आई है सिंगल रिइंफोर्स बीम के लिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड और एक एग्जांपल करते हैं। अब चलते एक एग्जांपल की तरफ। डिज़ाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का एग्जांपल। तो क्वेश्चन है कि a reinforced concrete simply supported beam a reinforced concrete simply supported beam has a span of
30 feet and supported service dead load supported service dead load of 1000 pound per feet and uniform service live load of 1100 pound per feet in addition to its self weight. Now the question is, design a beam section to resist affected external bending moment how much जितना इन लोड से आएगा और साथ ही एफ सी डैश गिवन है हाउ मच फॉर केस आई एंड एफ वाई 60,000 psi or 60 psi is equal to 4,000 psi and is equal to 60,000 psi. तो अगर आपके पास 4,000 psi का कंक्रीट है, 60,000 psi का स्टील है और आपने एक 30 फीट और आपने इतना स्टील कंक्रीट इतना स्टील और आपने 30 फुट का बीम डिज़ाइन करनी है जो कि सिंगल इम्पोज बीम होगा और सपोज इसके ऊपर डेड लोड 1000 पाउंड पर लीनियर फीट और लाइव लोड जो कि 1100 पाउंड पर फीट इतना लाइव लोड। तो इतने लोड्स के लिए इस किस्म के मटेरियल के हिसाब से आप 30 फुट का बीम अगर डिज़ाइन करना चाहे तो वो किस तरह होगा। सो हमारे पास जो डिज़ाइन स्टेप्स है हमें फॉलो करेंगे और इनकी बेस पे हम इस बीम का डिज़ाइन करेंगे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले जब आप बीम डिज़ाइन करेंगे तो इसका डेप्थ आप इज्यूम करेंगे, एच आप इज्यूम करेंगे और इज्यूम कुछ इस तरह करेंगे, अपनी तरफ से नहीं करेंगे बल्कि इसमें इसके लिए एसीआई का एक टेबल है उसको हम फॉलो करेंगे। इसको मैं आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करता हूँ। आप ये टेबल 6.1 आप नेल्सन बुक 14th एडिशन 6.1 जो कि पेज नंबर पेज नंबर 226 पेज पे आप 14th एडिशन है, इसमें आप इस टेबल को देख सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू दिस टेबल आप जब बीम डिज़ाइन करना चाहे तो इसका डेप्थ आप यहाँ से इज्यूम करेंगे। इसमें ये है कि यहाँ पर अगर आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये ऊपर वाला जो रो है ये स्लैब के लिए, नीचे वाला ये बीम के लिए। तो अगर आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है तो आप इनिशियली इसका डेप्थ कितना इज्यूम करेंगे,
L/26, L इसका लेंथ है, डिवाइड बाई L/16, तो इस आप H इज इक्वल टू L/16 लेंगे अगर सपोर्टेड, अगर वन एंड कंटिन्यूस एंड अदर वन एंड कंटिन्यूस वाला केस है आपके पास बीम में, तो आप इसका H इक्वल टू L/18.5 लेंगे। इस तरह अगर बोथ इन कंटिन्यूस है तो L/21, अगर कंटिन्यूअर केस है तो इस बीम का आप डेप्थ एज्यूम करेंगे L/8। इस तरह हमारे पास ये 4 सीनियर हो सकती है। आप सबसे पहले जो H एज्यूम करेंगे बीम के लिए आप यहाँ से करेंगे इस टेबल 6.1 से। ये मिनिमम थिकनेस आप नॉन प्रीस्ट्रेस्ड बीम और वन वे स्लैब, तो इसके लिए करेंगे। अगर आप स्लैब डिज़ाइन करेंगे तो स्लैब के लिए, वन वे स्लैब के लिए फिर हम अगेन इस टेबल की तरफ आएंगे, और क्योंकि वन वे स्लैब का जो डिज़ाइन है वो भी एग्जैक्टली बीम की तरह है, तो फिर हम मिनिमम थिकनेस जो है ना इस टेबल से लेंगे। तो यहाँ पर हम जो गिवन क्वेश्चन है सिंपल सपोर्ट बीम है, तो इसका डेप्थ होगा L/16। तो चलो आते हैं सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दिस टेबल 6.1, on page 226 इस पेज पे इस टेबल के हिसाब से हमारे पास इस बीम के लिए मिनिमम थिकनेस कितना होगा, L/16 मल्टीप्लाई बाई 12। L/16 से आपको फीट में वैल्यू मिलेगी, इसको आप इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास अभी टोटल 30 फुट लेंथ है, डिवाइड बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 12, इससे आएगा आपके पास मिनिमम डेप्थ 22.5 इंचेस। तो क्योंकि ये आपने एजम्पशन किया 22.5 थोड़ा रफ वीडियो है, तो इसको से H इज इक्वल टू 24 इंच। हमारे पास ये रफ आइडिया मिल गया कि हम इस बीम का डेप्थ 30 फीट जो बीम है और इतनी 30 फीट लेंथ का बीम हम 24 इंच डेप्थ रफली इज्यूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट टेबल। इसके बाद इस बीम का एक डायमेंशन तो आपने एज्यूम किया, दूसरा बी कितना होगा, तो बी भी आप इस तरह एज्यूम करें, ये फेवर एजम्पशन बी आप H/2 ले इनिशियली एज्यूम करें, तो 24 डिवाइड बाई 2 ऐसे आएगा 12 इंच। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास H मल्टीप्लाई बाई बी H मल्टीप्लाई बाई बी ये हो गया जनाब 24 मल्टीप्लाई बाई 12। और इसके बाद आपके पास डी कितना आएगा, आपने क्रॉस सेक्शन एज्यूम किया और क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह बन गया, ये बीम है, इसके दरमियान ये स्टरप है, तो आपके पास इधर स्टील होगा। एट द एंड ऑफ डिज़ाइन हमारे पास स्टील की यहाँ पर कुछ वीडियो आएगी कि कौन सी बार आप यूज़ करनी है, कितनी स्पेस की करनी है, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास एंड में आएंगे। लेकिन यहाँ से क्योंकि हम फर्स्ट स्टेप में हम एजम्पशन करते हैं, यहाँ पर हमारे साथ स्टेप नंबर फर्स्ट हम एजम्पशन करते हैं, तो एजम्पशन के लिए हम इधर बार भी एज्यूम करेंगे ताकि हमारे पास थिकनेस का भी अंदाज़ा हो जाए। तो हमारे पास डी कितना होगा, डी बराबर होगा H माइनस जो क्लियर कवर टू स्टेरप, तो क्लियर कवर होगा, क्लियर कवर की थिकनेस हम इससे माइनस करेंगे, इससे
साथ ही हम डाई ऑफ स्टेरप भी माइनस करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास ये स्टेरप, ये रेड कलर आपको स्टेरप नजर आती है, प्रॉपरिंग भी कह सकते हैं। ये स्टेरप, तो क्लियर कवर भी माइनस करेंगे, स्टेरप भी माइनस करेंगे, और साथ ही आप हाफ ऑफ डाई ऑफ फ्लेक्चरल रिइंफोर्समेंट, यहाँ जो हमारे साथ इस बार का जो मिड पॉइंट है, ये इस बार का आपने हाफ लेना है, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ से टोटल डी आएगा, डी ए, डी से हम ये पार्ट माइनस करेंगे। इस पार्ट में क्या क्या है, नीचे क्लियर कवर है, फिर साथ ही स्टेरप है, और हाफ डाई फ्लेक्चरल रिइंफोर्समेंट, फ्लेक्चरल जो टेंशन रिइंफोर्समेंट है। तो डाई ऑफ स्टेरप माइनस 1/2 डाई ऑफ फ्लेक्चरल, फ्लेक्चरल बार, इसका हम अभी माइनस करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ले लें, सपोज इन सबको मिला के, और चलो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, यहाँ से बार और ये स्टेरप का साइज भी ज्यूम करते हैं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि ये है क्या। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये जो स्टेरप है, ये स्टेरप, ये नंबर 3 बार है, नंबर 3 बार में 3/8 इंच का डाई है, और ये जो नीचे की फ्लेक्चरल रिइंफोर्समेंट ये नंबर 8 बार है। ठीक, साथ ही अगर आप क्लियर कवर 1.5 इंच ज्यूम करें, ये नीचे जो पेवर क्लियर कवर है, क्लियर कवर 1.5 इंच ज्यूम करते हैं, सबको यहाँ से माइनस करें, टोटल आपके पास 24 इंच माइनस क्लियर कवर 1.5 इंच माइनस डाई ऑफ स्टेरप 3/8 इंच और माइनस हाफ ऑफ डाई ऑफ, आपने नंबर 8 बार यूज़ किया तो 8/8 इंच। इन सब को 24 से माइनस करें, आपके पास आएगा 21.5 इंच। ये हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ आ गया। रिमेंबर कि ये हमारे पास टोटल स्टेप 1 है। स्टेप 1 में सबसे पहले हमने एच एज्यूम किया, एच से हमने बी वो फाइंड किया, और फिर हमने डी इफेक्टिव डेप्थ फाइंड किया। इफेक्टिव डेप्थ के लिए हमने अपनी तरफ से क्लियर कवर और फ्लेक्चरल रिइंफोर्समेंट, स्टेरप, ये सारे के सारे हमने एज्यूम किए अपनी तरफ से। हमारे पास नेट इफेक्टिव डेप्थ जो है ना 21.5 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम लोड्स की तरफ जाएंगे और वेक्टर लोड फाइंड करेंगे। स्टेप 2, स्टेप टू में हम लोड फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट कितना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बताया कि डेड लोड का बता दिया, और कि इसके साथ इसका वो भी ऐड होगा, सेल्फ वेट भी ऐड होगा। तो क्योंकि हमारे पास लाइव और डेड लोड जो है ना वो पाउंड पर फीट के हिसाब से, इसलिए हम सेल्फ वेट भी पर फीट के हिसाब से हम फाइंड करेंगे। तो जिस तरह मैंने आपको पहली क्लास में लोड्स के बारे में बताया था कि यहाँ पर जो सेल्फ वेट है, सेल्फ वेट वो बराबर होगा 24 इंचज़ का डेप्थ है, 12 इंचज़ का हाइट है क्रॉस सेक्शन का। इसको आप फीट में कन्वर्ट करें, 12 मल्टीप्लाई बाई 12 तो 24/12, 12/12, और इसके साथ इसका यूनिट वेट मल्टीप्लाई करें। इससे क्या आएगा हमारे साथ, क्योंकि ये 150 जो है ना ये यूनिट वेट है, इसका यूनिट वेट का क्या यूनिट होता है, पाउंड पर क्यूबिक फीट।
यहाँ पर ये फीट में ये 24 इंच को हमने फीट में कन्वर्ट किया, 12 इंच को हमने कन्वर्ट किया, तो इससे आएगा टोटल 300 पाउंड्स पर फीट। मतलब सेल्फ वेट हमारे साथ इस क्रॉस सेक्शन बीम का सेल्फ वेट पर फीट 300 पाउंड आ गया। और जो सुपर इम्पोज डेड लोड है जो कि गिवन है, सुपर इम्पोज्ड डेड लोड वो कितना है, 100 पाउंड पर फीट। और लाइव लोड कितना है, वो 1100 पाउंड पर फीट। तो अगर हम इसको फैक्टर करें, फैक्टर लोड कितना होगा, WU 1.2 ऑफ डेड लोड प्लस 1.6 ऑफ लाइव लोड। 1.2 डेड लोड कितना है, 300 प्लस 1000, तब सेल्फ वेट प्लस डेड सुपर इम्पोज डेड लोड। सुपर इम्पोज डेड लोड का मतलब है कि ये जो बीम के ऊपर जो आपने कुछ डेड लोड डाला है, जो स्लैब से आएगा या किसी और ये मार्बल या इन चीज़ों से आएगा, वो भी डेड लोड होगा, लेकिन वो सुपर इम्पोज का मतलब जो कि इस बीम के सेक्शन के ऊपर इम्पोज है। ठीक, इसके साथ 1.6 आप 1100 इनको आप मिला के आपके पास आएगा 3320 पाउंड पर फीट। ये हमारे पास टोटल फैक्टर लोड आ गया 3320 पाउंड पर फीट। इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास ये बीम है, इसका 30 फुट लेंथ है और इसके ऊपर यूडीएल लोड पड़ा है, वो कितना है, 3320 पाउंड पर फीट। हमने डेड लोड, लाइव लोड प्लस सेल्फ लोड को फैक्टर किया और पर फीट हमने निकाला, तो आप इस तरह आप कह सकते हैं कि इसका लेंथ। और अगर आप इसको सॉल्व करें, अब इस बीम का एनालिसिस जो हमारे पास आएगा वो स्टेप 3 होगा। पहले स्टेप में हमने डायमेंशन यूज किया, सेकंड स्टेप में हमने लोड्स फाइंड किए, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब कि इस बीम का रिएक्शन पॉइंट करेंगे, इसका शेयर पॉइंट करेंगे, इसका मोमेंट पॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप इस बीम का वो टोटल पॉइंट करें, टोटल यहाँ पर कितना रिएक्शन आएगा, यहाँ पर कितना रिएक्शन आएगा, इसको सपोज RM1 का है, इसको R2 का है, आपके पास टोटल लोड कितना है, 3320। दिस इज पर फीट, इतना आपके पास कितना लोड है, टोटल लेंथ कितना है, 30 फीट। तो आप इसको करें, इससे क्या आएगा, इसमें जो भी आएगा आप इसको फिर 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास R1 आएगा, इस तरह वो R2 भी इतना आएगा। तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास R1 जो आ रहा है, R1 R2 जो भी आएगा, ये R1 R2 हमारे लिए ज़रूरी होगा शेयर डिज़ाइन के केस में, और इस टाइम हम शेयर डिज़ाइन नहीं करते। तो इस तरह हम रिएक्शन फाइंड करेंगे, आपको भी आइडिया है कि किस तरह फाइंड करनी है रिएक्शंस। हमें चाहिए इस टाइम जो मोमेंट, और इस बीम का मोमेंट डायग्राम किस तरह होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इस पैराबोलिक शेप का इसका मोमेंट, मैक्सिमम मोमेंट जो आएगा इसे टॉप पीक पे आएगा,
और एम यू हम इसको कहेंगे जो कि बराबर होगा डब्ल्यू यू एल स्क्वायर बाई एड, इसके बराबर होगा। तो हम जो पॉइंट भी करते हैं एम यू इज इक्वल टू डब्ल्यू यू, आपने पहले डब्ल्यू यू पॉइंट किया था, इसको आप डब्ल्यू यू कहते थे ना, वेक्टर लोड। हम अब वेक्टर मोमेंट पॉइंट करते हैं। वेक्टर मोमेंट बराबर है डब्ल्यू यू इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई एड, इसमें आप पुट करें 3320 मल्टीप्लाई बाई 30 स्क्वायर डिवाइड बाई एड, इससे आएगा, अगर इससे की वीडियो आएगी वो इसका यूनिट क्या होगा, पाउंड फीट होगा, पाउंड फीट। लेकिन अगर हम इसको इंचेस में कन्वर्ट करें 12 मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 4482, 4482। इतना पाउंड इंच, पाउंड इंच होगा, पाउंड इंच होगा। और इसके साथ 000 भी आएंगे। लेकिन अगर आप इसको कैप इंच में कन्वर्ट करें, 1 कैप में 1000 पाउंड होते हैं, तो फिर इससे आएगा ये चीज़ आएगा, मतलब 1000 की स्पीकर को डिवाइड करें तो हमारे पास आएगा कैप इंच। इतना हमारे पास टोटल वेक्टर मोमेंट डिमांड हमारे पास इतनी है। एम यू का मतलब हमेशा से डिमांड होगा। तो इस मोमेंट के लिए हमने इस बीम को डिज़ाइन करनी है। ये हमारे पास एनालिसिस का रिजल्ट आया। और यहाँ तक आपने पहले भी मतलब आपने स्ट्रक्चर एनालिसिस 1, 2 मैकेनिक्स और इस तरह मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड 1, सॉलिड 2, इन सारे कोर्सेज में आपने बस यही चीज़ पढ़ा था। यहाँ तक ये काम आपने खुद किया था कि लोड और फिर इसका एनालिसिस, ये सारा आपने किया था। इसके बाद हम जाएंगे स्टेप नंबर 4 और वो आपका डिज़ाइन स्टेप होगा, जिसके फार्मूले हमने पहले, इससे पहले हमने डिटेल से स्टेप 4 डिज़ाइन। डिज़ाइन में हमने सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट ए एज्यूम कर, और ए इस तरह करेंगे 0.25 या 20 ऑफ एच, एच का 20% निकाले तो ये कितना होगा 0.2 एच कितना है 24 इंच, इससे आएगा 4.8 इंच से 5 इंच आप इनिशियली आप ए को 5 इंच दे दें, कंप्रेशन ब्लॉक डेप को आप 5 इंच दे दें। और अभी फाइंड करें ए एस को, ए एस बराबर है एम यू डिवाइड बाई एफ वाई इंटू डी माइनस ए बाई 2। इसमें भी रिपोर्ट करें एम यू आपके पास कितना है 44 एड 2, कितना मैक्सिमम मोमेंट हमारे साथ 5 कितनी है 0.9, क्योंकि ये बीम है, टेंशन कंट्रोल पेपर है, तो आप 0.9 पुट करेंगे। आपके पास एफ वाई कितना था, वो 60 था। डी कितना है 21.5 माइनस ए कितना है, ए यहाँ 5/2, इसे कितना आएगा, इससे आएगा स्टील 4.37 इंच स्क्वायर। ए एस हमारे पास दिख रहा है, ठीक। ये हमने ए को एज्यूम किया और हमारे पास ए एस दिख रहा है। ये डिज़ाइन में स्टेप 1। दोबारा स्टेप 2 पे जाए। स्टेप 2 में दोबारा ये हमारे पास असल में ट्रायल है, ट्रायल नंबर 1 से हमारे पास है। अभी ट्रायल 2 पे जाते, ट्रायल नंबर 2 पे, और ट्रायल नंबर 2 पे दोबारा आप ए पॉइंट करेंगे और एक एग्जैक्ट फार्मूला की थ्रू से आप पॉइंट करेंगे। इस बार पहले तो आपने एज्यूम किया, इस बार आप ए को एग्जैक्ट फार्मूले से पॉइंट करेंगे और एक जो अपना फार्मूला है ए एस एफ वाई डिवाइड बाई 0.8 सी डैश इंटू बी, इसमें आप पुट करें। इस ए एस को यहाँ पर आपने पुट करना पड़ेगा 4.37 मल्टीप्लाई बाई एफ वाई 60 होल डिवाइड बाई 0.85
हमारे पास एफ सी डैश कितना था, एफ सी डैश हमारे साथ था 4 के एस आई, तो 4 पुट करेंगे और बी कितना था 12, बी मीन वो बॉटम वेट, तो इससे हमारे पास आएंगे 6.43। इसका मतलब है कि स्टार्ट में हमने 5 लिया था, ये 6.3 तक चला गया है, तो मतलब है कि ये भी जो स्टेबल नहीं है, आपने आगे भी ट्राई कर जारी रखनी है। अब इस ए से आप ए एस निकालें, वही फार्मूला यूज़ करें जो आपने पहले यूज़ किया है, इसमें बी पुट करें, हमारे पास डिमांड कितना था 4482 और डिवाइड बाई 0.85 सॉरी 0.9 into 60 into बी कितना था 21.5 माइनस, अभी हमारे पास ए आया तो 6.43 डिवाइड बाई 2, ठीक, इसको आप निकालें, पास इस आएगा कितना 4.54। तो ये यहाँ पर फ्रीज टाइम हमारे पास एरिया कितना थी, कितनी एरिया 4.37, अभी ये 4.5 को इसमें चला गया, तो मीन कि ये एरिया इंच स्क्वायर स्टिल नॉट स्टेबल, इसमें काफ़ी डिफरेंस है ना 4.37 और 4.54, लेकिन डिफरेंस कम हो गया। या तो आप ए कंपेयर करेंगे या आप ए एस कंपेयर करेंगे, लेकिन बेटर कि आप ए एस को कंपेयर करें प्रीवियस ट्रायल के साथ। इसका मतलब है कि हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट ट्रायल की तरफ। ट्रायल थ्री, ट्रायल थ्री में दोबारा आप ये फाइंड करेंगे ए इज इक्वल टू ए एस एफ वाई डिवाइड बाई 0.85 सी डैश टू बी, इसमें पुट करें, एरिया आपकी लास्ट टाइम कितना है 4.54 मल्टीप्लाई बाई 60 और डिवाइड बाई 0.85 सी डैश 4 एंड बी इज 12, तो इस टाइम हमारे साथ आएगा ए इज इक्वल टू 6.68 इंच, यहाँ पर 6.643 था, अभी 6.68, और इसके हेल्प से आप दोबारा ए एस निकालें, तो ए एस हमारे पास इस बार आएगा, इस सेम फार्मूले को आप अगर यूज़ करें, इस फार्मूले को अगर आप यूज़ करें, लेकिन आप ए की वैल्यू ये डालेंगे, तो हमारे पास आएगा ए एस इज इक्वल टू 4.57 इंच स्क्वायर, लास्ट टाइम हमारे साथ 4.54 था, इस बार हमारे साथ 4.57, तो क्लोज हो गया, अभी काफ़ी क्लोज हो गया, इसलिए हम चलो ट्रायल 4 की तरफ भी जाते हैं। ट्रायल 4 में आप दोबारा ए पॉइंट करें, ए ट्रायल 4 अगर आप दोबारा रिपीट करें तो इसके साथ 6 पॉइंट ए आएगा 6.72 और ए एस आएगा 4.57 इंच और ये इंच स्क्वायर, तो ये हमारे साथ मैच हो गया।
4.57 4.57। तो हम इन दो ट्रायल्स को रिपीट करेंगे जब तक हमारे पास एएस मैच नहीं होगा। यहाँ पर हमारे साथ एएस मैच हो गया तो बस यहाँ पर स्टॉप करते हैं। यहाँ से जो हमारे पास एरिया ऑफ स्टील आ गया, ये इस बीम का डिज़ाइन स्टील होगा। अब ये जो हमारे पास आ गया एएस, जो फाइनल एएस आ गया 4.54 इंच स्क्वायर, ये हमारे पास डिज़ाइन स्टील है। हम इस स्टील को नंबर ऑफ बार्स में कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ बार्स कितने होंगे? नंबर ऑफ बार्स कितने होंगे? यूजिंग व्हाट? यूजिंग बार नंबर 11। बार नंबर 11, बार नंबर 11 का एरिया कितना था? इसको हम ए भी कहेंगे। बार नंबर ए या बार 1.56 इंच स्क्वायर, ये बार नंबर 11 की एरिया है। तो नंबर ऑफ बार्स कितने आएंगे? 4.54 डिवाइड बाई 1.56, ये बराबर है 2.93। 2.93। अगर 2.93 बार तो नहीं होती, लेकिन इसको 3 के अप्रॉक्सीमेटली, तो हम 3 बार यूज़ करेंगे, 3 नंबर 11 बार। सो यूज़ 3 नंबर 11 बार्स, 3 नंबर 11 बार। यहाँ तक तो सब कुछ हो गया। अभी थोड़ा चेक करते हैं। यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास टोटल वेट ऑफ बीम 12 इंच था, तो यहाँ पर इस स्टेज में हमें चेक करना पड़ेगा। हमें एक चेक चाहिए होगा कि हम चेक करें कि ये जो 3 बार्स है, अगर हम तीन बार्स को भी पुट करना चाहे, साथ ही स्टेरअप भी लगाना चाहे, और क्लियर कवर भी दोनों एंड्स पे आपने देनी है, लेफ्ट और राइट पे, तो ऐसा तो न हो कि हमारे पास इन सारी चीज़ों को मिला के 12 इंच से बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक चेक ज़रूरी है। बी मिनिमम, बी मिनिमम। अब हमारे साथ दो बहुत एंड्स पे दो टू क्लियर कवर है, ईच ऑफ 1.5 इंच। साथ ही आपने स्टेरअप यूज़ करनी है, जिस तरह ये आपके साथ वो डिज़ाइन सेक्शन हो गया। इस डिज़ाइन सेक्शन में ये आ गया जनाब वो स्टेरअप। आपने कितने नंबर ऑफ बार्स निकाली? 3 नंबर ऑफ, ठीक। और रिमेंबर कि यहाँ स्टेरअप का जो डिज़ाइन है, स्टेरअप हमें किस तरह पता चलेगा? यहाँ तो हमने सिर्फ फ्लेक्चर की, ये 3 बार्स की, इसको फ्लेक्चर बार कहते हैं, इसका डिज़ाइन किया। स्टेरअप का तो हमने अभी तक नहीं किया, लेकिन इस स्टेज पे हम सिर्फ एज्यूम करेंगे, आगे जाके हम स्टेरअप की डिज़ाइन करेंगे। तो इसको नंबर 3 बार हमने ऑलरेडी पहले से एज्यूम किया है, और इसको हम नंबर 3 बार लें। नंबर 3 बार का जो एरिया होता है वो 0.11 इंच स्क्वायर होता है। और यहाँ पर हमने नंबर 11, ठीक है। इस तरह ये जो क्लियर कवर है टू बोथ साइड, इसको हम 1.5 इंच, यहाँ पर भी 1.5 इंच, यहाँ पर भी 1.5 इंच, ठीक। इस तरह 3 बार। तो हम सब मिला के हम ऐड करेंगे, चेक करेंगे कि ये बैलेंस है तो पड़ता नहीं। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 1.5 इंच प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर नंबर 3 बार की डाई कितना होगा?
नंबर 3 बार की 3/8 होता है। तो सो 3 तो नंबर 3/8 बार स्टेप्स आएंगे प्लस 3 11/8 बार्स हमारे पास 3 बार आएंगे प्लस इन 2 बार्स के दरमियान जो स्पेस होगा ये स्पेस भी आपने मेंटेन रखनी होगी। ये स्पेस मिनिमम आप कितना लेंगे इस बार के डाई के हिसाब से। तो हमारे पास 2 स्पेसेस बनते, 2 स्पेसेस बार के डाई के हिसाब से अगर आप दे रहे 3/8 तो इतना होगा। इन सबको मिला के हमारे पास आ रहा है 10.62 इतना इंच आ रहा है टोटल, और विच इज़ लेस देन 12 इंच जो कि एक्चुअल बी हमने एज्यूम किया था। इसका मतलब है कि ये दैट्स ओके। अगर ये बे मिनिमम आप से आपकी एज्यूम बी से एक्सीड हो रहा है तो फिर आपने या तो आपने यहाँ पर बार का साइज़ चेंज करनी पड़ेगी, बार का साइज़, या कुछ और करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि बी मिनिमम आपकी एज्यूम बी से बढ़ जाए। या हमारे केस में ये ओके क्योंकि ये इसमें एडजस्ट हो रहा है बड़ी आसानी से। एडजस्ट किस तरह होगा, इसमें आप स्पेसेस थोड़ा और भी बढ़ाए तो बस ये 12 तक पहुंच जाएगा आसानी से। यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी है आपके लिए। अब आगे चलते हैं। हमें तो चाहिए था ए एस कितना 4.54 इंच स्क्वायर, लेकिन हमने क्या किया, हमने 3 नंबर 11 बार्स लगाई। इसका कितना बनता है 3 इंटू 11 बार का 1.56, इसका कितना एरिया बनता है, इसका बनता है 4.68 इंच स्क्वायर। हमें इतना एरिया चाहिए था कि हम इसमें एडजस्ट करें, लेकिन उसके हिसाब से बार एडजस्ट नहीं हो रहा था तो हमने 3 नंबर 11 बार इस तरह एडजस्ट की। अब देखते हैं कि हमारी बीम का अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक तो हमारा डिज़ाइन का प्रोसेस हो गया, हमने बस 3 नंबर 11 बार यूज़ करनी है, और अगर हम इस तरह करें तो फिर हम मतलब ये डिज़ाइन ठीक होगा। लेकिन जो हमने स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 0.9 दिया था वो ठीक है या मतलब इससे कम देना चाहिए स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर, उसको हमने चेक करनी है। और साथ ही हमने ये इंश्योर करना है कि हमारे पास इधर जो हमने 3 नंबर 11 बार यूज़ किए ये यील्डिंग तक जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट नंबर जो स्पीड जितना चाहिए था वो 4.54 था, या हमने 4.68 किया। तो अब हमें इसको इंश्योर करना है कि जो स्पीड हमने यूज़ किया है ये यील्डिंग तक जाएगा या नहीं जाएगा, ये हमें इंश्योर करनी है। तो हमने कितना एरिया उसकी यूज़ किया 4.68 इंच। इस हिसाब से अगर हम इस ए को कैलकुलेट करें तो ए कितना आएगा, ए एस इंटू एफ वाई डिवाइड बाई 0.8 बाई एक्सीडेड इंटू बी। इसकी इस एरिया के हिसाब से ए आएगा 4.68 मल्टीप्लाई बाई 60 ग्रेड स्टील और डिवाइड बाई 0.85 इंटू 4 इंटू 12। इससे आएगा हमारे साथ ए 6.88 इंच। और हम हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कितना होगा सी, मैंने कहा था ना कि ए इज इक्वल टू बीटा 1 सी। तो सी कितना होगा ए डिवाइड बाई बीटा 1, और बीटा 1 कितना लेंगे हम, ये तो यहाँ पर ए कितना 6.88 डिवाइड बाई बीटा 1 हम 0.85 लेंगे, क्योंकि हमारे पास इधर स्ट्रेंथ
इक्वल टू 4000 psi, ये बराबर होगा न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ 8.10, इतना इंच हमारे साथ न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ होगा सी और सी बी, और ए हमारे पास 6.68 आएगा। अगर हम इसको प्लॉट करें यहाँ पे ये क्या चीज़ डिस्कस करते तो आसानी होगी आपके लिए। ये क्रॉस सेक्शन और इसके अंदर इस तरह फिर न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ हमारे साथ दिस इज स्ट्रैंड डायग्राम फॉर दिस केस, और ये जो डिस्टेंस है ये हमारे साथ बराबर है 8 ये सी 8.10 इंचज के बराबर है, और ये कंक्रीट की स्ट्रेन है एप्सिलॉन सी जो कि निकालेंगे, और ये नीचे जो है ये एप्सिलॉन टी है, एप्सिलॉन टी। तो चलो यहाँ पे आते हैं, ये कितना डिस्टेंस, ये होगा डी माइनस सी, डी माइनस सी होगा, ऊपर ये सी है और ये नीचे डी माइनस, क्योंकि टोटल जो है ना जब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये डी है। तो अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल का कंपेयर करें, दोनों ट्राइंगल्स का स्ट्रैंड डायग्राम्स, तो एप्सिलॉन टी is equal to एप्सिलॉन यू, ये आसान काम है। एप्सिलॉन टी डिवाइड बाय एप्सिलॉन यू इज इक्वल टू डी माइनस सी, or sometimes you can call it dt. Let's make it simple, d minus c divided by c। ठीक, आपने इन दोनों ट्राइंगल्स का आपने एप्सिलॉन टी को एप्सिलॉन यू पे डिवाइड किया, दिस इज एप्सिलॉन यू, एप्सिलॉन यू को आपने एप्सिलॉन टी पे डिवाइड किया और
डी माइनस सी को आपने सी में डिवाइड, इससे क्या आएगा हमारे साथ, एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन यू इनटू डी माइनस सी डिवाइड बाय सी। इसको आप निकाले से क्या आएगा, एप्सिलॉन टी हमारे पास आ रहा है 0.003 एंड टू डी हमारे पास कितना है टोटल, डी हमारे पास 21.44। अब ये 21.44 कहाँ से आई, इनिशियल पे हमारे पास दिया है था 21.55, लेकिन उस टाइम शायद हमने बार नंबर 10 या इस तरह कुछ रिज्यूम किया था, यहाँ पर हमने बार नंबर 11 पे काम चलाया। तो अब आप खुद से ये डी निकाल सकते हैं, यहाँ टोटल हाइट से 1.5 इंच और माइनस करें, 3/8 इंच एक स्टेप माइनस करें, माइनस नंबर 11 बार का हाफ डाया माइनस करें, आपके पास 21.44 आएगी। माइनस सी कितना है, सी 8.10 डिवाइड बाई 8.10, इसी कितना आ रहा है, सिलेंट टी आ रहा है हमारे साथ 0.004, 0.0049। सिलेंट टी क्या कितना है, सिलेंट टी 0.0049। और हमने स्टील के केस में यील्डिंग के बेस पे जो स्ट्रेन का कहा था कि जब आपके पास स्ट्रेन 0.005 या इससे ज़्यादा होगा तो उस केस में स्ट्रेन आएगा, अगर इससे कम हो गया तो फिर आपके पास स्ट्रेन सॉरी अगर आपके साथ स्ट्रेन 0.005 या इससे ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका स्टील यील्ड हो रहा है। अगर आपका स्ट्रेन 0.005 से कम आ रहा है इसका मतलब है कि आपका स्टील स्ट्रेन यील्ड नहीं हो रहा है, और आपने एक्चुअल इस केस में जब आप आपका एप्सिलॉन टी या स्ट्रेन इन टेंशन बार वो 0.005 से कम आ रहा है तो आपने एक्चुअल स्ट्रेन को एक्चुअल उस स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर को निकालना पड़ेगा। यह हमने इस तरह पढ़ा था, अगर मैं कुछ रिव्यू करूँ कि एप्सिलॉन टी इक्वल ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0.005, अगर इतना आया तो इसका मतलब है कि आपने वाई को यूज करना है 0.9, 0.5 या इससे ज़्यादा अगर आगे एप्सिलॉन टी तो आप 0.9 को स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर यूज करेंगे। लेकिन अगर आप साथ एप्सिलॉन टी लेस देन 0.005 आया तो इसका मतलब है कि आप पाई को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट का मतलब है कि आपने 0.9 यूज नहीं करनी, आपने इसका एग्जैक्ट पॉइंट करना पड़ेगा। तो अब चूंकि हमारे साथ 0.0049 आती है इसलिए हमने इसको एडजस्ट करनी है, और एडजस्ट के लिए हमने जो स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर के लिए हमने एक ग्राफ भी प्लॉट किया था इस आज के क्लास के स्टार्ट में, और हमने एक फार्मूला भी पढ़ा था। तो चलो उस फार्मूले की तरफ जाते हैं और फार्मूले की हेल्प से हम फाइंड करते हैं कि हमें कितना पाई देनी है। तो पाई इक्वल टू 853.33 इंटू एप्सिलॉन टी प्लस 0.4483। ये फार्मूला हमने इस क्लास आज की क्लास के स्टार्ट में पढ़ा है। तो इसमें आप एप्सिलॉन टी को यहाँ पर पुट करें तो हमारे साथ आएगा स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर फाई का न्यू वैल्यू 0.89। तो इसका मतलब है कि आपने 0.9 की बजाय आपने इस 0.89 को स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर लेना है। इसलिए हमारे पास इस बीम का एग्जैक्ट जो 5 MN है कितना होगा, 5 अपनी जगह MN बराबर है S इंटू FY इंटू G माइनस A/2।
ये फार्मूला हमारे साथ कि वो कैपेसिटी का फार्मूला है। तो यहाँ आप पाई की कौन सी वैल्यू है, 0.89 इंटू आपने कितना स्टील यूज़ किया है, 4.68 डिवाइड बाई ग्रेड 6 स्टील आपने यूज़ किया है। और जो इफेक्टिव डेप्थ है 21.44 माइनस 6 पॉइंट आपके पास जो न्यू एंड फाइनल ए आया था, रिवाइज ए वो 6.88 था। अब सिंप्लीफाई करने के पास आएगा 4496 केप इंच, केप इंच। ये आपकी बीम की वो कैपेसिटी है। आपने क्या किया, आपने सबसे पहले एस निकाला और फिर आपने ये चेक करना था कि आपका स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर ठीक है नहीं, इसके लिए आपने स्ट्रेंथ डायग्राम ड्रा किया और अ, अपने स्ट्रेंथ निकाला स्ट्रेंथ टी जो कि 0.004 आ रहा था, 0.004 इसको आपने एडजस्ट किया 0.89 आपने स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर डाला और दोबारा आपने यहाँ पर कैपेसिटी निकाली तो आपके पास 4496। इतनी आपकी करंट जो आपने डिज़ाइन किया मतलब इतना डी डाल के इतना ए डाल के स्टील के हिसाब से, ठीक है, इतने स्टील के हिसाब से स्ट्रेंथ के हिसाब से आपके पास बीम की कैपेसिटी इतनी है और आपके पास डिमांड कितना था। चलो देख आप पुश 4482, अगर आपको याद हो ये आपके साथ एमयू की डिमांड आई थी। अब ये कैपेसिटी ज़्यादा या डिमांड ज़्यादा, मेरे ख्याल में कैपेसिटी स्लाइटली ग्रेटर देन डिमांड, दैट्स व्हाई दिस डिज़ाइन इज ओके। ठीक, तो ब्रीफली मैं आपको समराइज करता हूँ चीज़ें। आपको गिवन कुछ बीम वगैरह आपको गिवन होगा, लोड्स गिवन होंगे, लोड्स बीम होगा, ठीक, गिवन इंफॉर्मेशन होगी, एफसी होगा, वाई होगा और आपने कुछ लेंथ गिवन होगा, लेंथ, तो इस हिसाब से आपको इंफॉर्मेशन गिवन होगी। आपने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करनी है, एजम्पशन करनी है, एज्यूम डायमेंशन, ठीक। और इसके लिए हमने टेबल 6.1 पेज 226 को यूज़ किया हमने। आपने डायमेंशन, आपने हाइट एज्यूम करनी है, हाइट से फिर आपने वेट निकालनी है बी और बी से आपने डी निकालना है। और डी किस तरह निकालेंगे, बार और स्टेरअप वगैरह यूज एज्यूम करके आप डी भी निकालेंगे। मतलब आप एच बी और डी ये सारी चीज़ें आप डायमेंशन एजम्पशन से निकालेंगे। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, लोड्स को फैक्टर करेंगे, डब्ल्यू निकालेंगे। थर्ड स्टेप में तो आपके पास कितना आया टोटल लोड्स, कुछ 3320 पाउंड पर फीट आया था। फिर नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में आप एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब कि आप एम यू निकालेंगे, डब्ल्यू से एम यू निकालेंगे। एम यू हमने फार्मूला यूज़ किया डब्ल्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 8 और हमारे पास और हमारे पास आया 4482 केप इंच। इतना हमारे पास डिमांड मोमेंट था, एम यू मीन डिमांड मोमेंट। और नेक्स्ट पेज में आपने डिज़ाइन करनी है, डिज़ाइन का मतलब है कि आप एस निकालेंगे, ठीक। आपके पास 4 पॉइंट समथिंग आया था 68, बल्कि आपके पास 4.57 इंच स्क्वायर एरिया आपने निकाला, लेकिन फिर जब उसके हिसाब से बार एडजस्ट नहीं हो रहा था तो आपने 3 नंबर 11 बार यूज़ किया और इसका बनता है 4.6 स्क्वायर। इस एरिया के हिसाब से आपने थोड़ा रिविजन भी की इस एरिया के हिसाब से, क्योंकि 4.57 जो आपने निकाला था एरिया, उसको आपने एक टेक्स्ट ए की वीडियो के हिसाब से निकाला था ए। अब आपका एरिया थोड़ा बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ए भी थोड़ा चेंज होगा। तो इसको आपने बैक
यहाँ तक तो आपका डिज़ाइन हो गया, लेकिन चूंकि आपका ये बढ़ रहा है उसके हिसाब से आपने ए को एडजस्ट किया और एडजस्टेड ए कितना था 6.88 इंच आया। फिर ए एस के एडजस्टमेंट से आपने थोड़ा बैक चेक करनी थी कि आपका स्टिल यील्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। स्टिल की यील्डिंग का पता कहाँ से चलेगा? आप ए एप्सिलॉन टी से, आपका एप्सिलॉन टी आया 0.0049। इसका मतलब है कि आपका स्टील यील्ड नहीं हो रहा है। यील्डिंग का क्राइटेरिया है अगर आपके पास एप्सिलॉन टी 0.005 या इससे बढ़ रहा है तो इसका मतलब होगा कि यील्डिंग, अगर ये डिबल एप्सिलॉन टी 0.005 इक्वल ऐसे ग्रेटर है तो इसका मतलब होगा कि आपका स्टील यील्ड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर 0.049 है, इसका मतलब है कि नॉट यील्ड। और कितना थोड़ा सा फर्क है, 0.0049 और 0.005 में बस थोड़ा सा फर्क है, लेकिन कम से कम ये यील्ड नहीं हो रहा है। जब यील्ड नहीं हो रहा है तो आपने दोबारा फिर एडजस्ट करना पड़ेगी स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर, इसको न्यूट एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट की जरूरत तब आएगी जब आपके साथ ये एप्सिलॉन टी, ये एप्सिलॉन टी 0.005 से कम होगा। अगर इससे ज़्यादा है, इक्वल ज़्यादा है, तो फिर आप डायरेक्ट पाई को 0.9 यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कम है तो फिर आपने एडजस्ट करना पड़ेगा, उस फार्मूले से निकालना पड़ेगा दोबारा। हमारे साथ रिवाइज आ गया 0.89 और ईस्टर्न रिडक्शन फैक्टर, और इस हिसाब से हमने अपना कैपेसिटी दोबारा चेक किया और हमारे पास कैपेसिटी आ गई कितना, पाई एम एन हमारे पास आ गई 44496 केप इंच, केप इंच। ये हमारे पास फाइनल कैपेसिटी निकल आई। ठीक, आपके पास डिमांड ये आपकी कैपेसिटी आपकी डिमांड से स्लाइडली ग्रेटर, दैट्स ओके। और ये डिज़ाइन बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर टुडे।